प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारी टीम परीक्षा में, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारी इस बीपीएससी टीआरई 4.0 की जबरदस्त विज्ञान की कक्षा में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं हमारे बीपीएससी में आने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछे गए, उनका सीरीज चलते चलते आज 9वीं कक्षा है, 9वीं कक्षा चल रही है। और कल कितने लोग तैयार है रिवीजन के लिए? जो रिवीजन के लिए तैयार है सभी लोग एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। और कल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट दोनों भी होने वाले, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे कल के लिए और आज के लिए भी, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होने वाली है, जो 1 से लेकर 10 तक जितने भी कक्षाएं, जितने भी क्लास है, इन सभी के ऊपर आधारित रहेगी। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, अपनी तैयारी जांचना चाहते हो, तो कल का सेशन आप सभी के लिए टारगेट रहेगा 3000 प्लस का। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को। सभी को एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ। हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। फिर से सुनो, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर कर भरोसा, अपने पंखों पर कर भरोसा। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करते, और आपको डिसाइड करना है कि आप तूफान हो, आप चट्टान हो या पतंग हो। और पतंग के जैसे नहीं बनना, मान कि जहां पर हवाई वहां पे उड़कर नहीं जाना है। अपने इरादे के साथ, अपने हौसले के साथ इस बार बीपीएससी फोड़ना है, बस सही चट्टानों जैसा इरादा बनाकर रखना है। क्लियर है? चलो तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो आपके बीपीएससी में पूछा गया है। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलो, यहां पे बोला गया है कोई एक्स नाम का कोई सब्सटेंस है। ये एक्चुअली आपका 9th-10th का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पर ये हमारे लिए पीआरटी के लिए और माध्यमिक माने कि 6 to 8 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा? राधे राधे जी, सभी का स्वागत है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? एक पदार्थ है एक्स नाम का, जिसका उपयोग सफेदीकरण के लिए किया जाता है, माने कि सफेदी मारने के लिए किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग द लाइमस्टोन इन द अब्सेंस ऑफ एयर। चलो तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। क्या बात है। एक बात मुझे बताइए, उन्होंने बोला है व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? चूने का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी दुनिया को पता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? चूने का इस्तेमाल किया जाता है। और चूना बनता कैसे है जी? जो हमारा लाइमस्टोन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं, उसको हीट किया जाता है। और जब कभी भी हीट करोगे तो भाई साहब आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत कर दिया है। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे आंसर गलत कर दिया है। CaOCl2 का मतलब क्या होता है? चलो बताओ जी, एक एक करके बताएंगे। ये कैसे होता है? जब चूने में पानी बनाओगे ना भाई साहब, डालोगे, तब जाकर ये बनता है। तो ऑब्वियस है, तो चूने का फार्मूला क्या है? देखो यहां पर ध्यान देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं, इसे जब हीट करोगे तो हीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा जी? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं या अनबुझा बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और ये हीट करने के बाद यहां से कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे चूना बोलते हैं। और इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये रहती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक्स कौन सा हो गया जी? ये है आपका एक्स, CaO। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। CaO इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। चलो इसका क्या फार्मूला, ये किसका फार्मूला, इसे क्या बोला जाता है? सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। CaOCl2 ये किसका फार्मूला है? इसे क्या बोला जाता है? इसके बारे में हमने पढ़े हैं। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, और जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा हमारा बच्चा आएगा भाई साहब, उतना ही ज्यादा और ज्यादा रिवीजन आपकी लोगे, ताकि इस बार बीपीएससी को फोड़कर ही दम लेंगे वाले। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसका फार्मूला सभी लोग देंगे, इसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड के नाम से इसे जाना जाता है और इसी का फार्मूला, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और एक बात मुझे बताइए, ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर एक बार हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, अगर मान लीजिए ब्लीचिंग पाउडर को मैंने पानी का घोल बना दिया, ब्लीचिंग पाउडर को मैंने पानी में डाल दिया, उसका घोल बना दिया, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का पीएच मान क्या क्या रहेगा, ये अल्कलाइन रहेगा कि भाई साहब अम्लीय रहेगा? चलिए जी, ये सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे जी, सेशन शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कैसे रहेगा जी? बेसिक रहेगा। बेसिक माने कि ये कैसे रहेगा? क्षारीय रहेगा। कैसे रहेगा? क्षारीय रहेगा। और उसी तरह से ये ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किस किस जगह पर किया जाता है ये भी आपको पता है, बराबर है, ये भी आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये क्वेश्चन लिख लो भाई साहब। ये इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्जामिनेशन में छपने वाला है। ये छपने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेगा। विटामिन डी के बारे में क्वेश्चन आने ही वाला है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। चलो देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर करते हैं। जो हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे बोला जाता है कि ऑर्गो कैल्सीफेरॉल का मतलब क्या होता है? किसे बोला जाता है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल? चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया जी। कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है भाई साहब सी बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है, आपका कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो विटामिन D2 रहेगा या विटामिन D3 रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। देखिए, सूरज की अल्ट्रावायलेट बी नाम की रेडिएशन, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कौन सी? बी टाइप। अल्ट्रावायलेटेड जो बी टाइप रेडिएशन होती है, जब हमारे स्किन के ऊपर पड़ती है तो हमारे स्किन के अंदर क्या बनता है जी? हमारे स्किन क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। और ये विटामिन डी जो होता है भाई साहब, ये बाद में लीवर में स्टोर किया जाता है। किस में स्टोर किया जाता है? लीवर में स्टोर किया जाता है। और यही जो होता है भाई साहब, जो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर है। माने कि ये जो सनरेज है हमारे स्किन के ऊपर पड़ रही है, यहां पर बन रहा है आपका विटामिन D3। क्या बन रहा है? विटामिन D3। और विटामिन D3 का नाम क्या है जी? इसे बोला जाता है कोले कैल्सीफेरॉल। क्या बोला जाता है? कोले कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। और यही आपका इनएक्टिव होता है। कैसे होता है? ये इनएक्टिव होता है। फिर जब जाकर ये लिवर में स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें? विटामिन D2 में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? विटामिन D2 में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बोलते हैं। और इसी का नाम होता है भाई साहब एर्गो कैल्सीफेरॉल। एर्गो कैल्सीफेरॉल, ये उसका नाम होता है। तो चलिए सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि ये इसका नाम क्या है। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल किसे हमने बोला है? वो बोला है आपके विटामिन D2 को। किसे बोला है? विटामिन D2 का नाम क्या है जी? उसे बोलेंगे हम, जी हाँ, और इसे ही बोलते हैं हम एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। क्या होता है? एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे विटामिन B12 जो लिखा गया है, विटामिन B12 जो लिखा गया है, उसका केमिकल नेम क्या है? इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है भाई साहब ऑर्गो, बताओ सभी लोग इसका नाम बताएंगे। इसे क्या बोला जाता है जी? विटामिन B12 का मतलब क्या है? इसे साइनोकोबैलामाइन या कोबैलामाइन बोला जाता है। कोबैलामाइन या साइनोकोबैलामाइन बोला जाता है। और इसी के साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि विटामिन B12 का हमारे शरीर में उपयोग कौन सा है, ये क्यों इतना ज्यादा जो है इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन B12 जो होता है हमारे शरीर में आरबीसी सिंथेसिस में मदद करता है। किसमें? आरबीसी बनाने में मदद करेगा। और उसी तरह से इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोबैलामाइन में कौन होता है जी? कोबाल्ट होता है। कौन होता है? कोबाल्ट नाम का धातु होता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यह आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। और ये क्वेश्चन देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
इससे एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे सैकराइड के बारे में, माने कि जो शर्करा हम आप तक पढ़कर आए हैं। कल किसी ने बोला था कि सर केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हो, तो भाई साहब केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए जी दानी सर का क्लास जो है 2 बजे होने वाला है जी, वो 2 बजे क्लास लेने वाले हैं। चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लीवर, ये सभी को पता है कि ग्लाइकोजन जो है हमारे लीवर में स्टोर किया जाता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम या हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है आपका इंसुलिन। कौन सा होता है? इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन को स्टोर कराता है लीवर में। मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, चलो बताओ इसका आंसर रहेगा ग्लाइकोजन कौन से प्रकार की शर्करा है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा पॉलीसैकेराइड। क्या रहेगा? पॉलीसैकेराइड उसका उत्तर रहेगा जी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर किया है। तो क्या होता है पॉलीसैकेराइड, क्या होता है मोनोसैकेराइड, ये सभी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। सभी लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए क्या होता है, हमने ये पढ़े हैं कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बराबर है। एक होता है आपका मोनो, माने कि जिसमें शर्करा की केवल एक ही प्रजाति पाई जाती है। कितनी? एक ही प्रजाति पाई जाती है, माने कि इसमें एक ही चेन होती है। डाई जो बने होते हैं, डाई मतलब क्या होता है? 2। डाई का मतलब होता है 2। तो ये जो डाइसैकेराइड जो होते हैं, ठीक है, द्विशर्करा जिसे बोलते हैं भाई साहब, ये बने होते हैं आपके मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। माने कि यहाँ पे पहला मोनो प्लस दूसरा मोनो, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? डाइसैकेराइड बनेंगे। और पॉली का मतलब क्या होता है जी? बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो पॉलीसैकेराइड में ये मोनोसैकेराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे एक एक जो आप गिन रहे हो, ये एक एक आपका मोनोसैकेराइड है। और हमने जो पढ़े हैं, हमारे शरीर में स्टोर होने वाला जो ग्लाइकोजन होता है, जो ग्लाइकोजन होता है, वो इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है जी? ये आपका पॉलीसैकेराइड का ही एक उदाहरण है। क्लियर है? इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि कौन से मोनोसैकेराइड है, कौन से डाइसैकेराइड है और कौन से पॉलीसैकेराइड है, तो इसके बारे में भी पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में, कौन कौन से है। अगर आपको पूछा जाता है तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ये आपका मोनोसैकेराइड है। उसके बाद फ्रुक्टोज, सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये फ्रुक्टोज नाम की शर्करा जो है भाई साहब आपको कहां पे मिलेगी। और तीसरा है आपका गैलाक्टोज। तीसरा कौन सा है? गैलाक्टोज नाम का जो है भाई साहब, ये आपको यहां पर मिलेगी। तो ये 3 प्रकार के जो आपको सैकेराइड माने कि ये शर्करा जो नजर आ रही है, इनको हम क्या बोलेंगे जी? एकल शर्करा बोली जाती है। क्या बोला जाती है? एकल, माने कि मोनोसैकेराइड बोला जाता है। क्लियर है? और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ग्लूकोज का सबसे अच्छा स्रोत हमारे शरीर के लिए कौन सा है? बराबर है। फ्रुक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? चलिए सब लोग मुझे बताएंगे। और गैलाक्टोज के बारे में सभी लोग मुझे बताएंगे कि गैलाक्टोज कहां पर पाया जाता है। तो यहां पे आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ग्लूकोज जो होता है वो जनरली जो हम शक्कर खाते हैं, ठीक है, जो बाकी मीठी चीजें खाते हैं, उनको आपको ग्लूकोज मिलता है। फ्रुक्टोज ये जनरली आपके फलों में पाया जाता है। और जो भी आप धान, गेहूं खाते हो या भाई साहब चावल खाते हो, उसमें पाया जाने वाला जो आपका शर्करा होता है वो गैलाक्टाज होता है। क्या होता है? गैलाक्टोज होता है। इतनी क्लियर है? और उसी तरह से डाइसैकेराइड की अगर बात की जाए तो एक सुक्रोज होता है, एक लैक्टोज होता है और एक माल्टोज होता है। ठीक है, ये 3 हो गए। उसके बाद पॉलीसैकेराइड माने कि बहु शर्करा के बारे में अगर बात करें, बहुपद शर्करा भी इसे बोली जाती है, जहां पे बहुत सारे शर्करा के प्रकार होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए सभी लोग, प्लांट्स में ग्लूकोज कौन से रूप में स्टोर किया जाता है? वो स्टोर किया जाता है आपके स्टार्च के रूप में। कौन से रूप में? स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च क्या है जी? ये बहुपद शर्करा है, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। और उसके बाद ग्लाइकोजन, ये हमारे शरीर में स्टोर किया जाता है। सेलुलोज, ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है भाई साहब किसमें? पादप कोशिका के ऊपर पाया जाता है। और उसी तरह से डेक्स्ट्रिन और पेक्टिन, ये भी जितने भी शर्करा है, ये भी इंक्लूडिंग काइटिन, ये सभी के सभी क्या है जी? आपकी बहुपद शर्करा है, जिसे हम पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो ये सभी शर्करा है हमारे लिए इस साल बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं, सभी लोग उस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी लोग तैयार है इस बात के लिए? सभी लोग तैयार है? क्वेश्चन लो, चलो सभी लोग आंसर करेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड। मोनो माने की क्या होती है? एकल शर्करा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एकल शर्करा बोली जाती है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। एकल शर्करा कौन सी है यहां में से? सुक्रोज होती है, माल्टोज होती है, कि भाई साहब फ्रुक्टोज होती है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज के बारे में एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये फ्रुक्टोज जो होती है सबसे मीठी शक्कर है, सबसे मीठी शर्करा है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सबसे मीठी शर्करा होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, माल्टोज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड। माने कि बहुबद शर्करा कौन सी है, ये पूछा गया है, जिसमें एक से अधिक, दो से अधिक आपको मोनोसैकेराइड माने कि एकल शर्करा मिलती है, उनको हम पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे पॉलीसैकेराइड का कौन सा उदाहरण आपको नजर आ रहा है? तो वो है आपका स्टार्च। और स्टार्च कहां पर आपको मिलती है? ये मिलती है भाई साहब आपके पौधों के अंदर मिलती है। कहां पे मिलती है? पौधों के अंदर मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेलुलोज। अब सर ये क्या है? ये तो नया क्वेश्चन लग रहा है, ये तो नया क्वेश्चन लग रहा है। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी। लाइक शेयर कमेंट करते रहना चाहिए सभी लोग। ए बोल रहे, ए बोल रहे, पर क्या किसी को इसका मतलब समझ में आया है कि सेलुलोज की मूल इकाई क्या है? ये इकाई का मतलब क्या? देखो, सेलुलोज एक प्रकार का क्या है जी? पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड है, बराबर है। यहां पर यह पूछा गया है कि ये कौन से मोनोसैकेराइड से बना हुआ है। तो यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे, मैं आपको एक टेबल एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो यहां पर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं माल्टोज की, माल्टोज क्या है जी? एक प्रकार का डायसैकेराइड है। क्या है? डायसैकेराइड है। तो वो किससे बना है? ये बना है आपके, इसमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। माल्टोज किसमें मिलता है? जनरली जो बियर शुगर होती है या माल्ट जो होता है, माने कि जो खाद्य पदार्थ से बना हुआ जो एक्सट्रैक्ट होता है, उनमें आपको माल्टोज मिलेगा। अगर मैं लैक्टोज की बात करता हूं, लैक्टोज भी क्या है जी? ये भी आपकी डायसैकेराइड है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आपका ग्लूकोज और गैलाक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैलाक्टोज पाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं सुक्रोज की, किसकी बात करता हूं? सुक्रोज की। जो हम जो शक्कर खाते हैं भाई साहब, उसमें आपको सुक्रोज मिलेगा। और उसी तरह से ये किससे बना है? ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है। इसी तरह से इसी तरह से यहां पे सेलुलोज जो है भाई साहब, ये ग्लूकोज का ही एक प्रकार है। किसका है जी? ये ग्लूकोज से बना होता है। ये ग्लूकोज से अनंत चयन जो है वहां पे इस सेलुलोज में रह गए, और इसीलिए सेलुलोज क्या है जी? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। ये समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। माने कि किससे बना हुआ है ये पूछा गया है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। रोटी सेकने के बाद, रोटी जब मम्मी बनाती है या आपके घर में कोई भी, शायद पापा भी बनाते होंगे, ठीक है, पापा भी बनाते होंगे, ठीक है, हम भी बनाते हैं कभी कभी, ठीक है, वो अलग बात है। हाँ, तो जब रोटी सेकने के बाद वो रोटी का कलर देखो कैसे हो जाता है, वो थोड़ा सा ब्राउनिश रंग आपको नजर आएगा, ब्राउनिश। तो वो ब्राउन रंग किसके वजह से आता है? तो वो आता है आपके माल्टोस के वजह से। किसकी वजह से? माल्टोस की वजह से। अगर किसी ने आपको पूछा कि आप जो गेहूं की रोटी खाते हो, उस गेहूं की रोटी में आपको कौन सा शुगर मिल रहा है? चलो सभी लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आप जो गेहूं की रोटी खा रहे हो उसमें आपको कौन सा शुगर मिल रहा है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? माल्टोज रहेगा। क्या रहेगा? माल्टोज रहेगा। अगर आपको किसी ने पूछा कि सुबह सुबह अगर आप भाई साहब चाय या कॉफी ले रहे हो, तो चाय और कॉफी जब लेते हो भाई साहब, तो चाय में आपको कौन सा शुगर मिलता है? चलो देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। फास्ट। अगर मैंने आपको पूछा कि मॉर्निंग के टाइम पे जो आप चाय में शक्कर डालते हो, उस शक्कर में आपको कौन सी शुगर मिलती है?
कौन सी शर्करा मिलती है, तो उसका आंसर रहेगा आपका सुक्रोज। क्या रहेगा? सुक्रोज रहेगा। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है आपका? क्लियर है आपका? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमारे इसको आगे बढ़ाते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। चलो बताओ, यहां पे बोला गया है द्विसैकेराइड, या जिसे बोलेंगे हम द्विशर्करा। क्या बोलेंगे इसे? द्विशर्करा भी बोला जाता है, द्विशर्करा बोली जाती है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? माने कि यहाँ पे दो मोनोसैकेराइड रहेंगे, दो एकल शर्करा आपको पाई जाती है। तो लैक्टोज रहेगा क्या जी? क्या स्टार्च रहेगा कि भाई साहब ग्लाइकोजन रहेगा? तो सिंपल सा एकदम आंसर है, यहाँ पे स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों भी क्या है जी? ये दोनों भी आपके पॉलीसैकेराइड है। तो बचा क्या है जी आपका? वो बचा है आपका लैक्टोज बचा है। क्या बचा है? लैक्टोज बचा है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये लैक्टोज किससे बना हुआ है। लैक्टोज में कौन से दो एकल शर्कराई पाई जाती है? चलो सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। पहला तो ग्लूकोज तो आपका कॉमन रहेगा। क्या रहेगा? ग्लूकोज तो कॉमन रहेगा। दूसरा कौन सी शर्करा यहाँ पे मिलती है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत बढ़िया जी, सभी लोगों ने सही उत्तर कर दिया, ग्लूकोज एंड गैलाक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलाक्टोज नाम की दो शर्करा है जो है आपके लैक्टोज में मिलेगी। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और किसी ने लिखा है कि भाई साहब यहाँ से यहाँ पे 900 बच्चे लाए हुए हैं और सिर्फ सिर्फ आधे ही लाइक हुए। भाई साहब लाइक कर दो, सभी लोग एक साथ लाइक कर देंगे जी। चलो बताओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एनिमल स्टार्च किसे बोला जाता है? ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और उसी तरह से मैं बोल रहा हूं ये बीपीएससी में भी आ सकता है इस बार। चलो यूपीएससी से बीपीएससी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि एनिमल स्टार्च माने कि जंतु स्टार्च किसे बोला जाता है, या पशु स्टार्च जिसे बोलेंगे। सभी लोग जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। 500 लाइक हो गए, हमारा टारगेट 1500 लाइक का होता है। सभी लोग इसके ऊपर काम करते रहेंगे। चलो बताओ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर आपका लैक्टोज रहेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? एनिमल स्टार्च माने कि एनिमल के अंदर कौन से रूप में जो है शर्करा जमा की जाती है, वो रहता है आपका ग्लाइकोजन। क्या रहेगा? ग्लाइकोजन रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, चिटिन या काइटिन है ना, ये एक प्रकार की क्या है? पॉलीसैकेराइड है। एक प्रकार की क्या है? पॉलीसैकेराइड माने कि बहुलक शर्करा है। बराबर है। ये संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड है जो पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? चलो देखते हैं इसका उत्तर कौन कर पाता है। जिसने इसका उत्तर कर दिया समझ लेना भाई साहब उसकी लाइफ झींगा लाला हो चुके हैं। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बढ़िया जी। चलो यहां पर फंस गए ना बाबूजी, जरा धीरे चलो, थोड़ा देख के चलो, ऊपर भी नहीं नीचे भी, आगे पीछे। और भाई साहब सभी लोग सभी तरफ देखना है, माने कि पांचों के पांचों ऑप्शन आपको खंगालने हैं। मैंने आपको हर बार बोला है कि इसको पढ़ते समय मैंने हमेशा चिटिन बोला है। अब कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि सर को भाई साहब काइटिन को चिटिन पढ़ना आता है ना, ऐसा भी कुछ लोग बोलते। पर आपको बताना चाहूंगा कि ये चिटिन में इसलिए बोलता था क्योंकि इसमें चीटी आती है। और चीटी क्या है जी? एक प्रकार के इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट में क्या पाता है? आपको काइटिन मिलता है। और उसी तरह से हमने पढ़े कि जो फंगी की कोशिका होती है उसके ऊपर की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है जी? वो भी आपकी काइटिन से बनी होती। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। तो यहां पर एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे, कितने लोगों ने सही उत्तर किया जी? कितने लोगों ने सही उत्तर किया है? सभी लोग एक साथ हाथ ऊपर कर लेंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर मान लेते हैं काइटिन की बात निकल ही चुकी है तो एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ये जो फंगी है जिसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे हम कवक बोलते हैं। ये कवक अपने शरीर के अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है वो कौन से रूप में जमा करता है? कौन से रूप में जमा करता है? उस पॉलीसैकेराइड का नाम क्या है? चलो मैंने आपको हिंट भी दे दी। उस पॉलीसैकेराइड का नाम क्या है? देखते कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते। चले जी, गलत हुआ तो कुछ नहीं हुआ था जी, पर अभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी ध्यान में रखिएगा। फंगी माने की कवक। ठीक है, कवक, इसके अंदर उसका जो खाद्य पदार्थ होता है वो कौन से पॉलीसैकेराइड के रूप में वो स्टोर करते हैं? कोई बता सकता है क्या जी? बहुत बढ़िया, यहाँ पे आंसर भी आ रहे हैं। इसका आंसर रहेगा आपका ग्लाइकोजन। क्या आंसर रहेगा? ग्लाइकोजन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और फंगी के अंदर
कौन से प्रकार की पोषण विधि है, ये भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये होते हैं आपके मृतपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतपोषी होते हैं, जिसे हम सैप्रोफाइट बोलते हैं। बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, थोड़ा सा नया क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, आपके दिमाग को जानने के लिए। इस भाई साहब आप सच में कितना पढ़ाई कर रहे हो? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी जल्दी लाइक करेंगे, शेयर करते रहेंगे। 950 ही बच्चे लाया है, यहाँ पे डबल आंकड़ा करना है। तो इसके लिए एक साथ जितने भी बच्चों ने लाइक नहीं किया है, एक साथ लाइक करेंगे, एक साथ लाइक करेंगे जी। बहुत बढ़िया, एक साथ लाइक करेंगे, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर करेंगे। दवाई उत्पादन में निम्नलिखित में से किस दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? चलो यहाँ पे सभी को इतना तो समझ में आ गया है। तो एक बात मुझे बताओ, एंटी एलर्जिक मेडिसिन अगर आपने कभी पी है तो इसमें भी आपको इथेनॉल मिलता है, इसमें भी आपको इथेनॉल मिलता है। अगर किसी ने खांसी की दवा पी है तो खांसी की दवा एक प्रकार की एंटी एलर्जिक दवा ही होती है। और कितने लोगों को यह पता है कि कुछ लोग भाई साहब नशा करने के लिए खांसी की दवा तक पी जाती है। क्यों पी जाते हैं? क्योंकि इसमें आपको मिलता है इथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है? इथेनॉल, जिसे हम इथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। और एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है जी? जो बुखार के ऊपर काम करने वाली जो दवा होती है, इसे भी आपको एंटीबायोटिक बोला जाता है। और यह बात आपको ध्यान में रखना है कि बुखार की दवा पीने के बाद अक्सर हमें नींद आती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि उसमें भी आपका कुछ ना कुछ अमाउंट में आपका अल्कोहल होता है। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है। और एक बात यहां पे क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये इथिल अल्कोहल बनता कैसा है। ये कौन सा जीव है जो आपके स्किन के ऊपर लिखा है? चलो बताओ। कुछ लोग अगर नए होंगे तो ये तो भाई साहब इसे क्या समझेंगे? बताए, रेत के दाने हैं भाई साहब, है ना? रेत के दाने समझ लेंगे। एक बात मुझे बताओ, ये कौन सा जीव है जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जी? बहुत बढ़िया। 1000 बच्चों के पास लाइव आ चुके हैं, 635 ही लाइक हुए, 400 लाइक और भी बाकी है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया। ये है आपकी ईस्ट। ये क्या है? आपकी ईस्ट, माने कि इसे बोलेंगे हम खमीर। सभी लोग मुझे बताएंगे ये खमीर कौन से फाइलम या किसे कौन से किंगडम से बिलोंग करती है? सभी लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपके फंगी, माने कि कवक से बिलोंग करते हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे कि फंगी होने के बावजूद इसके अंदर कौन से प्रकार का श्वसन होता है जी? ये होता है आपका अवायवीय श्वसन होता है। अवायवी का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बराबर है। और उसी तरह से ये कौन सी विधि के तहत, कौन से विधि के तहत कार्बन डाइऑक्साइड और इथिल अल्कोहल या इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं? तो उसे बोला जाता है फर्मेंटेशन। इसे क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं किण्वन की प्रक्रिया। इसे हम क्या बोलते हैं? किण्वन की प्रक्रिया बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और उसी तरह से एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है कि ये अगर कोई जीव है तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन होता होगा। इसके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, माने कि प्रजनन होता है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि इसके अंदर, जिसे हम खमीर के नाम से जानते हैं, इनके अंदर कौन से प्रकार का जो है प्रजनन होता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका अलैंगिक प्रजनन। कौन सा होता है? अलैंगिक, जिसे बोलते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और उसी तरह से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद भी इसके अंदर भी कौन सा टाइप है? तो उसका आंसर क्या रहेगा जी? उसका आंसर रहेगा आपका बडिंग, जिसे बोलेंगे हम मुकुलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुकुलन नाम का जो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे क्या बोलेंगे जी हम? जिसे बोलेंगे हम अलैंगिक प्रजनन जो होता है, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका भी आंसर छाप देंगे सभी लोग जल्दी से। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीपीएससी में इस बार पूछा गया था कि कौन से प्रकार के प्लांट हार्मोन होते हैं। तो यहां पर मैं प्लांट हार्मोन के बारे में आपको बताने वाला हूं, सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो यहां पे पूछा गया है कि पादप हार्मोन वृद्धि को रखता है, माने कि पौधों को बड़ा नहीं होने देता है जी। तो सभी लोगों ने सही उत्तर किया। इसका आंसर रहेगा आपका एब्सिसिक एसिड। क्या रहेगा? एब्सिसिक एसिड। सभी लोग मुझे एक साथ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स जिसे हम पादप बोलते हैं भाई साहब, इन पादप के अंदर
ग्रोथ हार्मोन कौन से होते हैं? देखते कितने लोग जो इसका उत्तर कर पाते हैं। ग्रोथ हार्मोन कौन से होते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करते रहेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? अगर मैं ग्रोथ हार्मोन की बात करता हूं तो इसका उत्तर क्या रहेगा जी? बताओ। हार्मोन्स इन द प्लांट कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़े हैं। इसके बारे में भी पहले आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको याद है तो सभी लोग जो एक बार, जी बिल्कुल सही बात बोले आपने। यहां पर मैंने आपको एक हिंट भी दी थी, अगर आपको याद आ रहा है, AGC। कितने लोगों को ये याद आ रहा है? कितने लोगों को ये याद आ रहा है? मैंने आपको एक हिंट दी थी जिसका नाम है AGC। AGC। अब ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है आपका ऑक्सीजन। ए का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। जी का मतलब क्या होता है जी? जिब्रेलिन। जिसका मतलब क्या होता है? जिब्रेलिन। और उसी तरह से सी का मतलब क्या होता है? साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटोकाइनिन। ये तीन प्रकार के हार्मोन जो है इनको ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है हमारे पादप के अंदर। और यहां पे एब्सिसिक एसिड और एक होता है आपका एसिटिलिन, एक होता है आपका एसिटिलिन या जिसे हम बोलेंगे इथिलीन, और क्या होता है? एक इथिलीन होता है। कौन सा होता है? इथिलीन होता है। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रोथ इनहिबिटर्स बोला जाता है। ग्रोथ इनहिबिटर्स बोला जाता है। इसका मतलब ये क्या है जी? ये ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते, पौधों को बढ़ने नहीं देते। सबको समझ में आ गया है जी? चलिए बहुत बढ़िया। कोई मुझे बता सकता है? चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, देखते कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि पौधों के अंदर, पौधों के अंदर, पौधों के अंदर ग्रोथ, ठीक है, जो होती है वो जनरली आपके प्रकाश की ओर होती है। ठीक है, जो प्रकाश की ओर जो झुकाव है उसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे क्या बोलते हैं? चलो, फोटोट्रॉपिज्म। उसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ट्रॉपिज्म बोलते हैं और ट्रॉपिज्म बोलते हैं। और ये फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑक्सीजन। कौन सा रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। वही अगर पूछा जाता है कि फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, फलों को पकाने में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है, पकाने में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है, सभी लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ। एकदम इजी क्वेश्चन है इसे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका इथिलीन रहेगा। क्या रहेगा? इथिलीन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? इथिलीन आपका सही रहेगा। और उसी तरह से अगर मुझे फलों को जबरदस्ती पकाना है, फलों को अगर मान लो जबरदस्ती पकाना है, जबरदस्ती पकाना है, तो उसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करता हूं? चलो बताओ। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। अगर मैंने आपको पूछा कि आजकल दुनिया में वही चलता है, फलों को तोड़ दो चाहे कच्चे क्यों ना हो भाई साहब, और उसको जो है जबरदस्ती पिकाया जाता है, जी बोल दिया। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये हवा के माध्यम से, हवा में मौजूद जो मॉइस्चर होता है इसके माध्यम में वो रिएक्शन करती है, तो उसमें से एक गैस निकलती है। उस गैस का नाम क्या है? एसिटिलीन। बहुत बढ़िया। उसका नाम क्या है जी? एसिटिलीन नाम की गैस निकलती है। और इसी एसिटिलीन गैस को हम क्या बोलते हैं जी? कृत्रिम तरीके से फलों को मदद पकाने में मदद करने वाली गैस है एसिटिलीन। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो, एब्सिसिक एसिड के बारे में हमने पढ़े। तो एब्सिसिक एसिड जो है भाई साहब, ये फलों पौधों के अंदर कौन कौन सा काम करते हैं? सबसे पहले आता है कि ये एक प्रकार का प्रोमोट सेंसेशंस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये बुढ़ापे को बढ़ावा देता है। बुढ़ापा का मतलब क्या है? बुढ़ापा का मतलब होता है कि आपने देखा होगा पत्ता जब पीला हो जाएगा, माने कि बूढ़ा हो गया, तो बड़ा बूढ़ा होकर ये गिर जाएगा। माने कि ये पत्ते जो भाई साहब पीले हो जाते हैं, पत्ते जो पीले हो जाते हैं, तो पीले होकर गिरने में मदद हो जाएगा। तो पत्तों को पीला करने वाला हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। उसी तरह से फल पकने के बाद नीचे जो गिर जाता है उसके लिए भी आपका एब्सिसिक एसिड मदद करता है। क्लियर है आपका? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे इसके। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये 5 प्रकार के हार्मोन जो है हमने पढ़े हैं पहले भी प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया,
जिब्रेलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, इथिलीन हो गया, ये सभी के सभी हार्मोन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस लेते हैं, इसका भी आंसर कर देंगे। और कल प्लांट हार्मोन के बारे में जो है और बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो हमारे बीपीएससी में पूछे गए। ठीक है, उस टाइम फिर से इसे एक बार रिवाइज करेंगे और हमारी मेमोरी में परमानेंटली डाल देंगे। क्लियर है? चलो इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे जी। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारक बनते हैं वो किस समूह के सदस्य होते हैं? अब यहां पर सर ये क्वेश्चन तो मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। अलग ही क्वेश्चन है, अलग ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको समझना है जी, बिल्कुल सही बात बोले आपने। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पर अगर कोई सेंस, देखो मान लीजिए मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊंगा कि यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर जो है निगेटिव लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि कोई ना कोई नकारात्मक कार्य करने वाला ये बैक्टीरिया होगा। और नकारात्मक कार्य कौन सा रहेगा भाई साहब? बीमार करेगा। क्या करेगा? बीमार कर देगा। तो ऑब्वियसली आपका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसका मतलब देखो, कभी कभी क्या होता है ना भाई साहब, कि हमें कुछ पता ही नहीं रहता है कि हम भाई साहब क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लगभग जो है 1100 के ऊपर जो है बच्चे लाइव आ चुके हैं, 770 लाइक हुए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, एक साथ लाइक करेंगे, एक साथ। 1 2 3, चलो सभी लोग एक साथ लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया है। और ये जो टेबल है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है जी। सभी लोग इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो एनसीईआरटी में या गूगल पे आप सर्च करोगे तो ये टेबल आपको मिल जाएगा कि जनरली पौधों के अंदर पाए जाने वाली जो बीमारियां है, वो 3 बीमारियों के बारे में हमारे एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है। वो कौन कौन से बीमार है ये आप सभी को, हाँ क्लियर है? हाँ, चलो तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। अगर मैं साइट्रस कैंकर की बात करता हूं, साइट्रस कैंकर, नाम भी देखियो भाई साहब कितना भयानक है। तो साइट्रस से एक बात हमें ध्यान में आती है, साइट्रस फ्रूट के बारे में हमने पढ़ा है। साइट्रस फ्रूट का मतलब क्या होता है? जो खट्टे फल होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे फल होते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और ये साइट्रस कैंकर नाम की बीमारी जो है किसके वजह से होती है? ये होती है जीवाणु के वजह से होती है। ये कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, किसके वजह से? इसके वजह से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जनरली जो नींबू नाम की जात है भाई साहब, साइट्रस फ्रूट्स में नींबू आप सभी को पता है। अगर आप कितने लोगों के घर में नींबू का पेड़ है बताओ, एक बार हाथ ऊपर करेंगे जी। कितने लोगों के घर में नींबू का पेड़ है? अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है तो भाई साहब आपके घर में अगर नींबू की ये हालत हो चुकी है, ऐसे लगता है कि भाई साहब उसको जंग लग गई है, रस लग गया है, जंग लग गई है। अगर ऐसे नजर आ रहा है, क्या ऐसे नजर आ रहा है आपके घर में नींबू का पेड़ या नींबू का झाड़, तो समझ लीजिएगा भाई साहब कि उसको बीमारी हो चुकी है। उसको विषाणु ने जीवाणु ने ग्रसित कर लिया है। उसका नाम है साइट्रस कैंकर। उस बीमारी का नाम क्या है? साइट्रस कैंकर उस बीमारी का नाम है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं रस्ट ऑफ फीट, रस्ट, रस का मतलब होता है जंग, और ये लगती है भाई साहब फंगी माने की कवक के वजह से। बराबर, किसकी वजह से फैलती है? हवा या बीजों के माध्यम से। उसके बाद ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, येलो वेन मोसाइक भिंडी, जिसे हम ओकरा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ओकरा। और ये जनरली एक विषाणु जन्य रोग है। जनरली ये आपको कौन से पेड़ के ऊपर नजर आता है? भिंडी का पेड़ अगर आपके घर में कभी देखा होगा भाई साहब, और उसके पत्ते अगर ऐसे पीले पीले आपको नजर आ रहे हैं, पत्ते अगर पीले पीले नजर आ रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि उसको वायरस की बीमारी हो गई है भाई साहब, इसको दवा देना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये 3 जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है। साइट्रस कैंकर एक प्रकार की बैक्टीरिया जन्य बीमारी है। रस्ट ऑफ फीट ये फंगी माने की कवक की वजह से होने वाली बीमारी है।
उसी तरह से जो भिंडी में लगने वाला जो ओकरा नाम का डिसीज है, ये एक प्रकार की वायरस के वजह से होता है और ये जनरली इंसेक्ट्स के वजह से फैलता है। तो एक बात मुझे बताओ, ये कौन सा डिसीज है फिर? ये है आपका वेक्टर जनित रोग है। कैसा है जी? वेक्टर जनित रोग है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया क्वेश्चन, हाँ चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। चलो इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं, सब लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। बहुत बढ़िया। तो इसका सिंपल सा आंसर रहेगा, एंजाइम्स क्या होते हैं जी? ये एक प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और एक सेंटेंस मैंने आपको हमेशा बताया है, क्या होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक सेंटेंस मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाई साहब एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार के कैटालिस्ट की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि जो फल, जो हम फूड खाते हैं, जो फूड खाते हैं, इसका पाचन करने का काम कौन करते हैं? ये एंजाइम्स करते हैं। माने कि वो एक कैटालिस्ट, माने कि उत्प्रेरक की तरह भी काम करते हैं और साथ में ये प्रोटीन से बने होते हैं। और हमने ये पढ़े हैं कि all enzymes are hormone, all enzymes are hormones, but all hormones are not enzyme। कितने लोगों को ये सेंटेंस अभी भी याद है? अगर ये याद है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी भी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। माने कि ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। माने कि आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखने में क्वेश्चन कितना इजी है ना? फटाक से भाई साहब क्लिक कर दिया कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। बाकी ऑप्शन के बारे में हमने सोचा ही नहीं। सोचे कितने लोगों ने सोचे? ईमानदारी से हाथ करो। क्वेश्चन देखने में कितना इजी है, बस मैंने कुछ ऑप्शंस इसमें चेंज कर दिए। इसमें मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, इसमें मैंने हार्मोन डाल दिया। ये दोनों के दोनों काम भी आपका एंजाइम ही करता है, ये सभी को पता है। पर यहां पर क्वेश्चन ना पढ़ने का नतीजा ये हो गया कि आता हुआ क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर लिया और कम से कम 1 लाख विद्यार्थियों के आप पीछे पड़ गए हो। कितने बोल रहे हो? मैं कम से कम 1 लाख विद्यार्थियों के आप पीछे पड़ गए हो। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग करना मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है। अपना पैर मत बोलो भाई साहब, अपने ही भेजे पे कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमने सभी कुछ पढ़ लिया, ठीक है। चलो ये भी आपको पता है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। उदासीन घोल क्या होता है जी? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? और न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? A large number of H plus ions and smaller number of OH negative ions। माने कि H plus ions की संख्या ज्यादा और OH नेगेटिव आयंस की सम। तो यहाँ पे हमने पढ़े हैं कि जो उदासीन घोल होता है भाई साहब, उसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है आपका 7। कितना होता है? 7। और हमने ये पढ़े कि इसमें H प्लस की संख्या और OH नेगेटिव संख्या कैसे रहेगी? बराबर रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, अगर मैं एसिड की बात करता हूं तो एसिड में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? मैं अगर किसी बेस की बात करता हूं, माने कि किसी क्षार की अगर बात करता हूं, क्षार में किसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है? सभी लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगर मैं एसिड की बात करता हूं तो एसिड में H प्लस माने कि हाइड्रोजन के आयन जो होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। और वही अगर मैं क्षार की बात करता हूं तो इसमें OH नेगेटिव माने कि जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, उसकी संख्या ज्यादा होती है। तो सभी लोग एक साथ मुझे बताएंगे, अगर मैं बात करता हूं हमारे ह्यूमन ब्लड की, अगर मैं बात करता हूं हमारे ह्यूमन ब्लड की, मानव रक्त की बात करता हूं, तो उसमें कौन से आयन ज्यादा है? कौन से आयंस की संख्या ज्यादा है? देखते कितने लोग जो है इसके सही उत्तर कर पाते हैं। चलो लगाओ दिमाग, थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग करो खुद खुद को ही और मुझे बताओ कि भाई साहब अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन ब्लड की, माने कि मानव रक्त की, तो उसमें आपको कौन से प्रकार के आयंस की संख्या ज्यादा मिलेगी? तो वो रहेंगे आपके OH नेगेटिव आयंस की संख्या ज्यादा मिलेगी। क्लियर है?
चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका पूरा का पूरा पीएच स्केल, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग मुझे बताएंगे कि ह्यूमन स्टमक के अंदर, मान के हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड बनता है और उसका पीएच मान कितना रहेगा। मैं उसी तरह से बोलूंगा कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, उसी तरह से जो बैटरीज होती है इनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। सभी लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं सभी लोग। आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी रखा गया है भाई साहब, आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है। क्या बात है, सरप्राइज से दुनिया भरी पड़ी है आप सभी की। टीचिंग परीक्षा के पढ़ने का यही फायदा आपको नजर आ रहा है ना। चलो, सभी ने आंसर कर दिए जी। तो हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान 1.35 या 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में होता है। मैं बात करूंगा अगर बैटरी की, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बन के H2SO4 पाया जाता है, और इसी सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है, इसे औद्योगिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, मतलब कि इसे इंडस्ट्रियल एसिड के नाम से जाना जाता है। लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, आप सभी को पता है। टोमेटो माने कि टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है जी, ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड रहेगा, ऑक्सैलिक एसिड। मैं वही अगर मैं बात करता हूं कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और बाकी चीजें तो हमने सब कुछ पढ़ ही ले है, बराबर है। तो ये सभी बातें, ये एक पूरी का पूरा फिगर जो है भाई साहब, आपके जितने भी एसिड्स है, जितने भी बेस है, सभी को रिवाइज करवा लेगा, सभी को रिवाइज करवा लेगा। बहुत बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। और पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल का इन्वर्शन करने वाले या उसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था भाई साहब सोरेनसेन। इनका नाम क्या था, सोरेनसेन के नाम से एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते समय जो उनको समझ में आ गया है कि एसिड और बेस को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उन्होंने एक स्केल बनाई, जिसे हम लॉगरिथमिक स्केल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉगरिथमिक स्केल बोला जाता है। और वही लॉगरिथमिक स्केल आज अभी पीएच स्केल के नाम से पहचानी जाती है, बराबर है। तो इन्होंने 1909 में सोरेनसेन जी ने जो है वो पीएच स्केल बनाकर वो दुनिया को दिखा दिया कि भाई साहब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आप सभी के लिए सरप्राइज की, जैसे मैंने आप सभी को वादा किया है कि जैसे हमारे 10 सेशन हो जाते हैं, उसके बाद आप सभी के लिए एक मैराथन लगेगा। और ये रहा वो टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हमारे बीपीएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं। सभी लोग इस सेशन का जरूर फायदा लेंगे और इस सेशन में मौजूद रहकर उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, जिस क्वेश्चन को गलत कर कर आप कम से कम 1 लाख विद्यार्थियों के पीछे चले जाते हो। उन क्वेश्चन को हमें करना है जो हमें आना ही चाहिए, हमें आना ही चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारा सेशन कितने बजे होने वाला है जी, ये होने वाला 1 बजे नहीं रहेगा जी। टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि वो बताएंगे कि भाई साहब ये 2 बजे होने वाला है। कितने बजे होने वाला है, 2 बजे से शुरू होगा, और जब तक टॉप 100 क्वेश्चन हम खत्म नहीं करेंगे तब तक चलेगा। कौन कौन यहां पर जो है जी, ऑप्शन के साथ तो खेला तो मैं करने वाला हूं, ऑप्शन के साथ खेला तो मैं करने वाला हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपके आंसर गलत हो, मैं ये चाहता हूं कि आपके आंसर गलत हो। तो एक बात मुझे बताओ, इसको चैलेंज की तरह कौन लेना चाहता है। कल आप सभी के लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि एक एक ऑप्शन को मैं इस तरह से डिजाइन करने वाला हूं कि भाई साहब आपका क्वेश्चन गलत होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर सच में आप इस बार बीपीएससी को फोड़ना चाहते हो, तो कल आप सभी को चैलेंज रहेगा कि जो मैं 100 क्वेश्चन लूंगा, उसमें से अगर आपने 50 भी अगर सही कर दिए ना भाई साहब, तो आप सभी को मेरा सैल्यूट रहेगा। 21 तोहफे की सलामी आपके पैरों में दे दूंगा। देखते हैं कल, या आप जीतोगे या मैं जीतूंगा। मेरा चैलेंज रहेगा कि आपके कम से कम 50 क्वेश्चन रॉन्ग कराना, ये मेरे लिए चैलेंज। और आपके लिए चैलेंज रहेगा 51 प्रश्न बराबर करना। चैलेंज ले रहे हो तो आज कमेंट बॉक्स में लिख देना कि चैलेंज एक्सेप्टेड सर, ठीक है। देखते हैं कौन जीतता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा,
चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं कल कितने लोग आते हैं, कितने लोग जो है खुद को टेस्ट करते हैं चैलेंज लेकर, क्योंकि कल आपका रियल टेस्ट होगा और यही टेस्ट आपको जो है साइंस बाय टीपी। तो अभी के अभी ज्वाइन करके रख दीजिएगा, अभी के अभी सभी लोग ज्वाइन करके रख देंगे हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है साइंस बाय टीपी। साइंस बाय टीपी हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग इसे ज्वाइन करके रख दीजिएगा। और इसी टेलीग्राम के ऊपर जो है आपको टेस्ट भी मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? टेस्ट मिलेगी जो 50 मार्क की रहेगी। कितने रहेगी? 50 मार्क की रहेगी। ठीक है जी। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन करके रख देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? एक्वा सोल्यूशन हुज पीएच इज 0। ऐसा जलीय विलयन जिसका पीएच 0 होता है तो इसे बोला जाता है एम्फोटेरिक। एसिडिक का मतलब क्या होता है? एसिडिक का मतलब होता है जिसका पीएच मान 7 से कम हो। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहेगा जी आपका? एम्फोटेरिक माने कि उभयधर्मी रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पानी होता है भाई साहब, पानी जो होता है एक प्रकार का एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कैसे होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है जी, बिल्कुल, क्योंकि इसका पीएच मान लगभग 0 पकड़ा जाता है। अब बोलोगे सर 0 कैसे हो सकता है? 0 का मतलब यह होता है कि अगर मैं कुछ चीजों को अगर एसिड में डाल दूंगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, मैं अगर बेस में डालूंगा तो बेस की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब यह है कि भाई साहब उनमें ना के बराबर पीएच होता है। ठीक है, अब यहां पे बोलोगे सर एसिड, एक बात बताओ, यहां पर हमने पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ा या आपको पीएच स्केल हमने देखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको 0 तो नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको 0 तो नजर आ रहा है, पर 0 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 0 से ज्यादा होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओ, यहाँ पे आंसर देखिए गलत दिया गया है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, व्हाट हैपन टू द पीएच ऑफ वाटर व्हेन NaOH इज एडेड। यहां पे बोला गया है कि अगर पानी में मैंने NaOH डाल दिया, अगर मैंने पानी में NaOH डाल दिया तो उसका जो विलय बनेगा उसका पीएच मान क्या रहेगा? इसका पीएच मान क्या रहेगा? चलिए 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। अरे सॉरी, यहां पे 0 है, यहाँ पे 0 है। मैंने समझा यहाँ पे H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस की मात्रा बराबर है। यहाँ पे पीएच मान 0 बोला गया है। सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार करेक्ट कर लेंगे जी, सभी लोग क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। पीएच मान 0 बोला गया है, पीएच 0 बोला गया है तो आंसर आपका एसिडिक ही रहेगा। सॉरी, माय मिस्टेक, इसका आंसर आपका एसिडिक ही रहेगा। क्या रहना चाहिए? एसिडिक रहना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आंसर कर देंगे। यहाँ पे बोला गया है कि पीएच ऑफ वाटर क्या हो जाएगा जब NaOH उसमें ऐड कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, NaOH क्या है जी? NaOH एक प्रकार का क्षार है। क्या है? एक प्रकार का क्षार है। और जब कभी भी पानी में आप क्षार ऐड करोगे जी, बिल्कुल एसिडिक रहेगा, एसिडिक रहेगा। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ठीक है, हाँ, तो एसिडिक रहेगा या आपको सॉरी क्षार रहेगा। और पीएच का मान हम कितना पकड़ते हैं? 7 पकड़ते हैं। तो ऑब्वियस है पीएच बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? तो वो भी क्षारीय धर्म का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? पीएच यहाँ पे बढ़ जाएगा। और पीएच अगर बढ़ जाता है तो भाई साहब वो भी कैसे हो जाएगा? आपका क्षारीय हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका? पीएच विल बी इंक्रीज। क्या हो जाएगा? पीएच विल बी इंक्रीज। इसके लिए कौन जिम्मेदार है जी? इसके लिए जिम्मेदार है आपके OH नेगेटिव आयंस। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है आपके OH नेगेटिव आयंस रहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द लोवेस्ट पीएच। चलो अभी अभी इसके बारे में हमने पढ़े हैं, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? अभी अभी इसके बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाया था, चलो बताओ। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे, अभी अभी इसका आंसर सभी ने बताया था, चलो बताओ। सुधांशु शेखर जी बोले कि सर आपका आंसर आज से ही गड़बड़ होने लगा। बिल्कुल, चैलेंज तो एक्सेप्ट किया है ना सुधांशु जी। तो देखते हैं कौन कौन जो है सही उत्तर करता है, कौन गलत करता है। ठीक है,
क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, चलो ठीक है कोई नहीं, इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच सबसे कम होता है? सबसे कम होता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो बैटरी में एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका नाम क्या है जी? इसका नाम क्या रहेगा? सभी लोग बताएंगे। इसका आंसर रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक प्रकार का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है, जिसका पीएच मान 1 या 2 के आसपास होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, 1.2 से लेकर 1.7 के आसपास इसका पीएच मान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये कैसे रहेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलो इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्टली 0 का मतलब पता है आपको क्या होता है? अगर पीएच मान आपका 0 है, पीएच मान अगर आपका 0, इसका मतलब होता है कि उसमें OH नेगेटिव आयंस नहीं है। मतलब वो कैसा है जी? उसमें सिर्फ और सिर्फ H+ आयंस की संख्या ही है। जितने नॉट पॉसिबल, ये लगभग ना के बराबर है, क्योंकि अगर कितना भी कॉन्संट्रेटेड एसिड आप ले लो तो वो हवा में मौजूद पानी के साथ कुछ ना कुछ रिएक्ट कर ही जाता है, जहां पे आपके OH नेगेटिव आयंस वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट में बन ही जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? हमारे नेचर में पाया जाने वाला सबसे अन्योन्य क्रिया माने कि विकेस इंटरैक्शन वाला, सबसे क्षीण वाला कौन सा एक फोर्स दिया गया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। और वही अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो कोई बता सकते हैं क्या? हमारे नेचर में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बलवान बल कौन सा है? सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा, सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट बल कौन सा रहेगा? सबसे ज्यादा मजबूत वाला बल कौन सा है? कोई बता सकता है क्या जी? क्या, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे आंसर आ रहे, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल रहा है, बहुत बढ़िया। किसी ने एक आंसर दिया है, किसी ने एक आंसर दिया है, उस आंसर को मैं आपको बताना चाहूंगा। वो होता है भाई साहब आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वो होता है आपका ये वाला न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा होता है? नाभिकीय बल जो होता है वो हमारे नेचर में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत बल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कि कहां पर होता है जी? जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है भाई साहब, उस केंद्रक के अंदर जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो बल होता है, उसे बोलते हम क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपको एक टर्म भी नजर आ रही है जिसमें उसका रेंज कितना होता है। रेंज मतलब वो कितने अंतर तक ऐड करता है, वो होता है आपका 10 का घात -15 मीटर। कोई मुझे बता सकता है कि इसको कौन सी इकाई बोली जाती है? 10 का घात -15 मीटर का मतलब क्या है? चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। 10 का घात -15 मीटर का मतलब क्या है? इसे क्या बोला जाता है? बहुत बढ़िया मनीषा जी, इसको वन फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन फर्मी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक और बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि ये फर्मी नाम की इकाई जो है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? कोई बता सकता है क्या किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? केंद्रक के अंदर जो आपके न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, इनकी बीच की अगर मुझे दूरी जाननी है तो उस टाइम पे मैं फर्मी का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा? फर्मी का इस्तेमाल करूंगा। और उसी तरह से हमारे नेचर में पाया जाने वाला सबसे वीक फोर्स जो होता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। पर सबसे ज्यादा दूरी, जिसकी सबसे ज्यादा रेंज है, वो ऐसा भी फोर्स कौन सा रहेगा? वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसका रेंज लगभग 10 का घात 38 मीटर तक होता है। अब गिन लो ये कितना बड़ा आंकड़ा होता है भाई साहब, ये भी मुझे पता है, पर अगर आपको पता है तो 10 का घात 38 मतलब क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोगे, मुझे भी पता चल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे इतना ज्यादा उसका रेंज है और उतना ज्यादा वो स्ट्रांग भी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बारे में हमने बार बार भी आपको बोला है। ठीक है, और जनरली बोला जाता है ये नंबर इतना ज्यादा है कि जनरली गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज ये लगभग हम इनफाइनाइट पकड़ते हैं। क्या करती है? ये पावर बहुत ज्यादा बड़ा है,
ठीक है, इसका रेंज जो है लगभग हम इनफाइनाइट पकड़ते हैं। कितना पकड़ते हैं? अनंत पकड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाओ आपको कोई बल मिले ना मिले, पर आपको गुरुत्वाकर्षण बल जरूर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल जरूर मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे बोला गया है स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं जी? चलो बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या ग्रहण करते? पानी ग्रहण करते? जी नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और सभी लोग मुझे बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कौन सी विधि होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है? किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कौन सी विधि हो रही है? ये हो रही है उसकी रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। किसी हो रही है? रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देंगे, यहाँ पे रंध्र की बात हो रही है। उस छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं? हम रंध्र के नाम से जानते हैं। और जो रंध्र होते हैं इनके अंदर कौन सी कोशिका होती है? जो स्टोमेटा में होती है। चलो बताओ सभी लोग, इसको स्टोमेटा बोला जाता है। इसके अंदर जो है गार्ड सेल होती है। क्या होती है जी? गार्ड सेल होती है। और ये गार्ड सेल या गार्ड कोशिका जो होती है भाई साहब, ये मदद करती है पानी ट्रांसपिरेशन करने में और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने में। और उसी तरह से सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देंगे कि ये जो हमारी गार्ड सेल्स होती है इनके अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है जो पानी की मात्रा कंट्रोल करता है और उसकी वजह से उसका खुलना और बंद ये दोनों भी कंट्रोल करता है। तो उसका आंसर रहेगा आपके पोटेशियम के आयन। किसके आयन रहते हैं जी? पोटेशियम के आयन रहेंगे। क्लियर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया। दानी सर जल्दी आने वाले जी। और आप सभी के लिए 60% का ऑफर अभी भी शुरू है। टीपी फ्लैश 60 ये आपका कूपन कोड जो है इस्तेमाल करके जो है ऐप मैक्सिमम 60% का डिस्काउंट पा सकते हो, जहां पर हम बीपीएससी टीआरई केवीएस डीटीपीएस भी सीटेड कोई भी कोर्स अगर परचेस करना चाहते हो इस सभी कोर्सेज के ऊपर आपको 60% का फ्लैट ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे और इसके बाद जो है बाद में रैपिड फायर लेने वाला हूं। इसके बाद रैपिड फायर सेशन रहेगा, उसके लिए भी सभी लोग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर कर देंगे जी सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से? दे दिए जी, बहुत बढ़िया। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? जो इसका आंसर क्या रहेगा जी? ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो पदार्थ का आवाजावाक जो होता है भाई साहब उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, चलो अभी शुरुआत करते हैं हम रैपिड फायर सेशन को। सभी लोग उसके लिए तैयार हो जाएंगे। देखते हैं कितने लोग जो है सही उत्तर कर पाते हैं। चलो जी, क्या आ गया? चलो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन रैपिड फायर का। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन बहुत दमदार लाए भाई साहब आज। क्वेश्चन बहुत दमदार है। एक विद्युत धारा हमेशा क्षेत्र का उत्पादन करती है। जब कभी भी किसी सुचालक से हम कंडक्टर को रिलीज करती है तो उस टाइम पे आपको क्या मिलता है जी? वो मिलता है आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। बराबर है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन एक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। दोनों भी क्वेश्चन एक दूसरे के रिवर्स पूछे गए। इसकी वजह से क्या होता है या इसकी वजह से क्या होता है, और ये दोनों का वजह जो होता है भाई साहब इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धारा वहन करने वाले चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है भाई साहब उसकी दिशा किस तरह से निर्धारित की जाती है? सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। सभी को याद होगा, है ना? सभी को ये नियम याद होगा जिसके ऊपर हमारे बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी?
बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर कर दिया है, पर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर रहेगा आपका राइट हैंड थंब रूल। क्या रहेगा? राइट हैंड थंब रूल इज द करेक्ट आंसर। चलो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर करंट से रिलेटेड ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाला जो फ्यूज होता है, जिसका रेटिंग या मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कौन से आधार पर किया जाता है? चलो देखते हैं इसका उत्तर कौन करता है। आपके घर में फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है, बराबर है, और ये बताता है कि आपके घर में भाई साहब कितना करंट आएगा। क्या आएगा? कितना करंट आएगा। तो उसका मूल्यांकन जो किया जाता है वो करंट के आधार पर किया जाता है। अगर आपने एमसीबी ली है भाई साहब, तो जो ली जाती है वो 16 एम्पियर की होती है, वो 8 एम्पियर की होती है, इस तरह से। माने कि किसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि इसमें से हम कितना करंट पास करते हैं। ठीक है, चलो 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आंसर कर देंगे। समतल दर्पण द्वारा बनाए वाला प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के कैसे रहता है? समतल दर्पण बोल दिया तो समतल का मतलब समान। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, इक्वल। चलो 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आपका रिफ्रैक्शन बोला जाता है, अपवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है। चलो 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी भी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है सूक्ष्म कणों के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम टिंडाल प्रभाव बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा? क्या पूछा गया है? आकाश का रंग नीला नीला, नीले नीले अंबर पे, है ना, नीले नीले अंबर पे ये जो भाई साहब आपका गाना बना है वो किसके वजह से बना है? जी चलो बताओ इसका आंसर। बहुत बढ़िया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्कैटरिंग रहेगा। क्या रहेगा? स्कैटरिंग रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर। मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? चलो बताओ इसका आंसर जल्दी से। मायोपिया को दुरुस्त करने के लिए भाई साहब हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? वो करते हैं हम कॉनकेव लेंस को, इसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और वही अगर मैं आपको पूछूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा होमवर्क। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और उसी तरह से आपने 1.2 के जो है वो भी लाइक पूरे कर दे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, एक साथ ठोक देंगे लाइक। और कल मिलेंगे हमारे मैथन में सेशन में, जहां पर मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन लाने वाला हूं आपके लिए भी और मेरे भी। ठीक है, तो कल मिलते हैं ठीक 2 बजे। सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को बता देंगे कि कल हमारा चैलेंज होने वाला है 2 बजे, और चैलेंज एक्सेप्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देगा कि चैलेंज एक्सेप्ट है। ठीक है, चलो। और कल के टेस्ट में अभी मुझे बता दो, कल की टेस्ट में आप कितने मार्क्स लेने वाले हो? कल आपकी जो 100 क्वेश्चन में लेने वाला हूं, उस 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन बराबर करने वाले हो, वो सभी लोग आज के आज कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। देखते हैं कितने लोग जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं कल ठीक 2 बजे। ओके, चलो बाय बाय।